देखिए ये थर्ड चैप्टर में हम लोग देख देते हैं पॉवर्टी एज चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती है। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने शुरू में कुछ पॉइंट में जोड़ देता हूँ पूरे चैप्टर की समरी, और ये पूरा इस लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्री मेंस एसे GS3 और सब कुछ एक ही जगह पे देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। मैंने आपको, अगर ये वाला आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले चैप्टर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, अकेले इसको मत देखिएगा वरना समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी इकोनॉमी में 1, 2 जो चैप्टर है उसको थर्ड से जोड़ा है, पूरा जो है एक तरह से ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर है ये। इसमें पॉवर्टी के बारे में बताएंगे कि निर्धनता सिर्फ एक डायमेंशन की नहीं कि आपके पास कपड़े नहीं है या फिर आपके पास खाना नहीं है या फिर आपके पास शिक्षा नहीं है। इसके कई सारे डायमेंशन है। आप जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहे हो, आप अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे हो, आप अगर बारिश हो रही है वहां पे अपने घर को नहीं बचा पा रहे हो, ये सारी चीजें निर्धनता है। ये मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है। पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल और रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर देश में और जगह पॉवर्टी के अलग अलग मायने हैं। देश और जो है स्टेट के हिसाब से पॉवर्टी बदलती है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि अमेरिका में अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो माना जाता है कि गरीब है, लेकिन इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो अच्छा खासा अपर मिडिल क्लास का माना जाता है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसकी एक डेफिनेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। देश और जगह के हिसाब से बदल सकती है। निर्धनता कई सारी चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे हंगर। अगर देखिए जो पॉवर्टी है उसकी वजह से हंगर होगा, उसकी वजह से लैक ऑफ शेल्टर होगा, आपके पास घर नहीं होगा। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो पेरेंट है, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो बीमार लोग हैं अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके पास साफ पानी नहीं है, साफ सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं आती है। यानी कि सिंपल बात यह है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आप बिल्कुल हेल्पलेसनेस जो है महसूस करते हैं। हर चीज में जो है आपको दिक्कत होती है। कोई भी जो है आपके चाहे खाने से लेके रोटी कपड़ा मकान, जो 3 जरूरतें होती हैं वो तो है ही नहीं। उसके अलावा आपकी बीमारी का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सारी जगह। और ऊपर से उसमें आजकल आपने देखा होगा कि जो है सोशल एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं लोग। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जो गरीब लोगों की बस्ती वो अलग है, तो जो गरीब है वो गरीब के बगल में ही रह रहा है। तो एक ये, और जो है धीरे धीरे पॉवर्टी के डायमेंशन बढ़ते जा रहे हैं। सोशल साइंटिस्ट जो है नई नई डेफिनेशन खोजते जा रहे हैं, उसमें ये एक और जो है जुड़ गया है। दूसरी बात ये कि जो पुअर पीपल होते हैं वो हर जगह ऑलमोस्ट इल ट्रीटेड होते हैं, उनको जो है तुच्छ निगाहों से देखा जाता है। ये सारी चीजें जो है इंडिकेटर्स अभी तक जो पॉवर्टी के थे कि भैया पॉवर्टी अगर है तो कैसे मेजर करी जाए, उसके लिए कई जो है सरकारों ने, भारत की सरकारों ने कई सारे यहाँ पे प्रयास किए। कभी कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे किया, कभी जो है आपकी इनकम के बेसिस पे किया, ज़्यादा फोकस किया फिर कंजम्पशन बेसिस पे कि भैया अगर गांव में रहता है कोई तो 2400 कैलोरी उसकी एवरेज निकाली गई, और अगर अर्बन एरिया में रहता है तो 2100 कैलोरी, ठीक है। अगर 2400 कैलोरी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट मानी गई गांव की और 2100 कैलोरी आपकी अर्बन की, अगर इससे कम कोई जो है उसको मिल रहा है पर डे, तो इसका मतलब है कि वो जो है गरीब है। और अगर इसको इनकम बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे गांव के लिए 816 का एक पैरामीटर किया गया था, 1000 रुपये किया गया था अर्बन एरियाज के लिए। वो हम धीरे धीरे देखेंगे, इसमें भी कई सारे जो है पेज है वो धीरे धीरे बदलता जाता है। इस पूरे चैप्टर से आपको ये समझ में आएगा कि भैया पॉवर्टी के कॉजेज क्या क्या होते हैं, पॉवर्टी के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, पॉवर्टी की डायमेंशन क्या क्या होती है, कि कौन कौन से प्रयास करे गए हैं पॉवर्टी के आज तक इंडिया लेवल पे। वर्ल्ड बैंक जो है पॉवर्टी लाइन को मानती है $1.9 PPP, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मैंने शुरू में यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको बताना था, एक तरह से इश्यूज कौन कौन से रिलेटेड है पॉवर्टी से। लैंडलेसनेस, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप जो है गरीब हैं तो आपके पास, क्यों गरीब हैं, ये लैंड आपके पास नहीं है। और अगर आप देखें इंडिया की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। गांव की जो है मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, वो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग। आपके पास लैंड ही नहीं है तो इसलिए आप गरीब हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली आपकी बढ़ती जा रही है, खाने को है नहीं, कमाने को है नहीं। इलिटरेसी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है आपको पता नहीं है, कुछ लोग जो है कई सारी चीज़ें जो है विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा इनकम, तो ये सारी चीज़ें, साक्षर भी होना जरूरी है। पुअर हेल्थ हो रही है, ज़्यादा बच्चे हैं तो सब मेल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपको जो एग्जैक्ट न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है, या तो ओवर मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है। समझ रहे बात आप। चाइल्ड लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है, हेल्पलेसनेस बढ़ती जा रही है। कॉजेज क्या क्या हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो है अनस्किल्ड वर्कर हैं।
अनस्किल्ड है तो उनको काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है तो वो जो है उनके पास पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है तो ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी, ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी तो खाने को नहीं है, फिर जो है रहने को नहीं है, पढ़ाने को नहीं है, इलाज कराने को नहीं है, तो इसलिए गरीबी है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जरा जरा से लैंड बचे हुए हैं, इतना ज़्यादा लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया है जो है, अगर उनकी पूरी जो है एक पहले इतना बड़ा पार्ट था, उनके 2 बच्चे हुए इतना कर दिया, फिर उनके 4 बच्चे हुए उन्होंने और टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े कर करके इतना ज़्यादा लैंड फ्रेगमेंटेड हो गया है कि उनके पास जो है जरा सा लैंड बचा है, वो अपना खुद का जो है गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। फिर वो कोई जो है एग्रीकल्चर सीजन आता है, लोगों से पैसे लेते हैं उधार, डेप्ट में फंस जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया है पॉवर्टी को, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा किया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। उनकी कॉलोनियल पॉलिसी इतनी जो है बुरी और इतनी बदतर थी कि उनका जो है खामियाजा आज तक जो है भारत ढो रहा है। इतने सारे उन्होंने हम लोग को इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। एक समय भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमको पूरा लूट के निचोड़ के गए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पॉलिसीज़ हैं ये आज भी इम्पैक्ट कर रही हैं। उनका जो है आज भी जो वाला सिस्टम जो ज़मींदारी वाला है, वो सारी चीज़ें जो जब से चलाई गई थी, तो ये सारी चीज़ों का आज भी इम्पैक्ट है। ग्रोथ इंडिया की नहीं हो पाई थी 1960s 70s 80 तक इनिशियल ईयर्स में, उसकी वजह से भी है। अब देखिए अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इसका इकोनॉमी का क्या मतलब, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा इकोनॉमी की जीडीपी ही तो ग्रो करेगी। जीडीपी का मतलब क्या हो गया, टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टोटल हो गया वो। अब वो उसमें लोग तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं ही, ठीक है। तो इसलिए अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो जो है जीडीपी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में जो है इनकम का फ्लो बढ़ेगा, और जो ग्रोथ होगी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों के पास नई नई जॉब्स के मौके आएंगे, नए नए कमाने के मौके आएंगे। तो इससे अगर जब कमाने लगेगा बंदा तो फिर जो है पॉवर्टी से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें। फिर एक और प्रॉब्लम है सोशल एक्सक्लूजन, मैंने आपको बताया गरीब को गरीब के साथ ही रहते हैं। रीजनल इम्बैलेंस, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा दिया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को। बाकी जो ईस्टर्न वाले स्टेट हैं, बिहार और झारखंड, इन लोग को इतना फायदा ही नहीं हो पाया। बाकी जो इंडिया के स्टेट है वो जो है गरीब के गरीबी बने रहे। यहाँ के जो फार्मर्स है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न ये यूपी के, थोड़ा बहुत आंध्र और तमिलनाडु वाले भी, इन लोगों ने जो है पूरा फायदा ले लिया। ये लोग और अमीर होते गए, इनइक्वालिटी और बढ़ती गई, गरीब और गरीब होता गया। और सरकार ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं दी, और हाई वैरायटी को भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे कर रहे हैं हालांकि, लेकिन रीजनल इम्बैलेंस की वजह से ही जो यहाँ पे गरीबी है ये भी एक रीज़न है। सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स बाकी और हैं। पावर्टी लाइन मैंने बताया कैलोरी बेस्ड या फिर अर्निंग बेस्ड होती है। रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, अगर इससे कम है तो मतलब पॉवर्टी है। रूरल एरिया में इनकम बेसिस पे देखें 816 रुपये पर डे, और अर्बन एरिया में 1000 रुपये जो है, सॉरी पर मंथ, ये पर मंथ है ये, ठीक है, पर मंथ 816 रुपये, और यहाँ पे अर्बन एरिया में 1000 रुपये पर मंथ। इसके नीचे वालों को गरीब कहा जाएगा। अर्बन एरिया में क्यों, क्योंकि ज़्यादा महंगाई होती है। तो जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं ये या तो इनकम या कंजम्पशन बेसिस पे होते हैं, लेकिन अब जो है पावर्टी को अदर सोशल इंडिकेटर से भी देखा जा रहा है कि भैया लिटरेसी लेवल है कि नहीं, आपके पास जो है मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है आपके बच्चों में, आपके पास प्रॉपर हेल्थ केयर है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि नहीं, आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। और प्रेजेंट जो फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का, अगर आप देखें पावर्टी लाइन का, कैलोरी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो आप चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये चैप्टर क्या बताता है, निर्धनता के कई सारे आयामों के बारे में बताता है। मल्टी डायमेंशनल होती है पावर्टी, मैंने बताया ना। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब, आपके पास जो है खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, जो है आपके पास पढ़ाने को नहीं है, पीने को नहीं है। पीना का मतलब वो दारू नहीं, ये मतलब साफ पानी, ठीक है। आप लोग जो है इधर उधर मत भटक जाइएगा। तो ये सारी सुविधाएं, आपके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, आप एक नॉर्मल प्रॉपर सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो है डायमेंशन है, आपको एक्सक्लूड करके रहना पड़ता है, आप जो है नॉर्मल जगह पे नहीं रह पाते हैं। ये सब कुछ है पावर्टी, ठीक है। अब देखिए पावर्टी के लिए आज तक इंडिया में क्या प्रयास किए गए, वो मैंने सब एक जगह लिख दिए हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ये पूरा इस बुक में लिखा हुआ है वैसे, ठीक है।
आप बस सुन लीजिए, पूरा सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। उसमें पावर्टी लाइन के बारे में बताया था ये, ठीक है, 1867 से 68 के प्राइसेस पे। फिर 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, उन्होंने पावर्टी लाइन के बारे में बताया। फिर एक बॉम्बे प्लान बना। बॉम्बे प्लान क्या था, एक जो है 1944 में बनाया गया था ये, एक कुछ जो उस टाइम के बिजनेस लीडर थे उनको साथ में लेके उन्होंने बनाया था कि भैया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कैसे जो है कंट्री का डेवलपमेंट होगा। उसमें गरीबी का भी उन्होंने यहाँ पे दिया था, पावर्टी लाइन को सजेस्ट किया था। फिर 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग कमेटी बनाई। फिर वीएम डांडेकर और एन रथ, ये ऐसे पहले थे जिन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक असेसमेंट किया था पावर्टी का 1971 में। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, वीएम डांडेकर और एन रथ। फिर उसके बाद अलग कमेटी बनी 1979 में, ये भी पावर्टी एस्टिमेशन के रिलेटेड है, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी बनी, ये 2005 में बनी थी, 2009 में रिपोर्ट आई। और फिर सी रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन ने 2012 में बनाई गई थी, 2014 में रिपोर्ट दी गई, ठीक है, इसने 2014 में रिपोर्ट दी। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल मिला के कई सारे मतलब प्रयास किए गए, लेकिन आज भी जो है पावर्टी है। और इंडिया लार्जेस्ट यहाँ पे पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे पुअर लोगों का समूह है वो इंडिया में ही रहता है। एक और चीज है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने बोला एक एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपकी बेसिक ह्यूमन नीड नहीं पूरी हो पा रही है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, मतलब पानी पीना, चाहे वो सैनिटेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ हो, शेल्टर हो, एजुकेशन हो, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है अगर आपके पास नहीं तो आप एब्सोल्यूट पावर्टी में हैं। बीपीएल सेंसस एक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करवाती है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें पार्टनरशिप होती है स्टेट की कि भैया पुअर हाउस होल्ड कौन कौन से हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2010 में यहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट थी, आपको मैंने शुरू में बता दी। अब देखिए ये इंडिया में करीबन 27 करोड़ जो है लोग 2011-12 में पुअर पाए गए थे। तो इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन जो वर्ड है ये पुअर का, ये यही इंडिया में मिलता है, समझ रहे हैं आप। ये क्या इसमें लिखा हुआ है, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये वही सब इसमें वही मैंने बताया था, स्टोरी वाला जो है यहाँ पे केस रहता है। स्टोरी से आप जो है लबर लबर मत करिए, जितनी बात आपको बता रहे हैं बस उतना सीखिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से मैं वो बता रहा हूँ। जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो स्टोरी जरूर पढ़ सकते हैं, उनके क्लास में सवाल आएगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई पावर्टी से रिलेटेड केसेस। इसमें बस वही सब बताया गया कि स्टोरी बताई गई कि भैया गांव में जो है कुछ ये एक है राम शरण, उनके यहाँ कभी कभार रोजगार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया, मतलब ठीक है। उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं उनके, तो आप समझ रहे हैं। फिर वहाँ पे जो है ईंटों और मिट्टी के ये खपड़ों से एक काम चलाओ झोपड़ी है, तो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो, कभी कभी जो है भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो यही सब जो है कपड़े वपड़े तो इनके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरा केस दिया गया है। फिर ये लखा सिंह के बारे में बताया गया है, ये भी जो है पूरे दिन मेहनत करते हैं, 50 रुपये मिलते हैं इनको, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उनके फादर जो है बीमार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मतलब कुल मिला के यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया कि भैया पावर्टी से रिलेटेड इश्यूज मुद्दे कौन कौन से हैं। वो है आपका लैंडलेसनेस यानी कि भूमिहीनता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, साइज ऑफ फैमिली यानी कि परिवार का आकार, इलिटरेसी निरक्षरता, ठीक है, पुअर हेल्थ खराब स्वास्थ्य हो गया आपका, कुपोषण माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, अंडर न्यूट्रिशन भी, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस ने। देखिए ये पावर्टी मतलब कुल मिला के ये सब आयामों से यहाँ पे एक बार समझी जा सकती है। पावर्टी के लिए ये भी है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप जो है एक साइकिल टाइप की बना सकते हैं कि अगर आदमी गरीब होगा, ठीक है, तो उसके पास मतलब एजुकेशन नहीं है, उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी जॉब की नहीं है, उसके पास जो है भूख मिटाने के साधन नहीं है, वाटर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी न किसी तरह जॉब में जो है जाने की कोशिश करेगा। वहाँ जाएगा तो अब उसके पास देखिए उसकी ज़रूरत है, तो मान लीजिए जो लेबर है वो 300 रुपये अभी हमने देखा था सेकंड वाले चैप्टर में उसको, लेकिन जो सामने वाला है वो एक्सप्लॉइट करेगा एम्प्लॉय, वो 160-150 रुपये देगा, तो यहाँ पे जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो गया। अब वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो गया, अब उसके बाद जो है वो कुल मिला के थोड़ा बहुत जो उसका बचा वो अब उसको कोई वो इकोनॉमिक तो है नहीं उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए इकोनॉमिक नहीं है,
फिर वो जो है वो वही अनहाइजीनिक और जो है गंदी बस्ती में जाके रहेगा जहाँ सस्ता सस्ता हो, वहाँ पे जाके बीमार हो जाएगा, इलनेस आ जाएगी, ठीक है। फिर वो जो है उसका ये इकोनॉमिकली अगर मान लीजिए बीमार हो गया, वो आदमी वैसे ही गरीब है तो और गरीब होता जाएगा, फिर वो किसी तरह लोन वोन लेके कुछ चुकाएगा, फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा तो वो चुका नहीं पाएगा तो फिर और गरीब होता जाएगा। तो ये पूरा साइक्लिक चलता रहता है ये, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप चाहें तो ऐसे टाइप के कुछ साइकिल बना सकते हैं एग्जाम में, एसे में भी, GS3 में भी, ठीक है। अच्छा आप ये देखिए, मैंने एनसीईआरटी जो आपको ये मैं बता रहा हूँ इसमें, एनसीईआरटी क्लास 9, आपने देखा क्लास 9 में भी हम लोग अभी कितनी चीज़ें देख चुके हैं। अभी 4 चैप्टर बाकी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ना जैसे कि एनसीईआरटी को जो है पढ़ना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी इतना ज़्यादा बेसिक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लें, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर आप पढ़ते जाएं तो समझते जाएं तो सब कुछ जो है पूरी जीएस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरे ये टिपिकल केस दिखाए थे पॉवर्टी की डायमेंशंस को शो करने के लिए। डायमेंशन वही है कि भैया मल्टी डायमेंशनल है सब कुछ, मतलब कुल मिला के एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, चाहे वो खाने से हो चाहे हेल्थ से हो, सब कुछ मिला के तो वो पावर जो है ये गरीब है, ठीक है। और ये सब ये जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों में, कई सारे लोगों में है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जो है सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, मतलब कि गरीबी से मुक्त होगा, ठीक है। सामाजिक जो वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि से कई सारे जो है इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं पॉवर्टी को, उसके जैसे कि आपका इलिटरेसी लेवल हो गया, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर की एक्सेस हो गई, मतलब कुल मिला के वही कि अगर निरक्षरता है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, तो ये सब जगह जो है ये कुल मिला के गरीबी के लक्षण है ये, ठीक है। सामाजिक अवर्जन यानी कि सोशल एक्सक्लूजन भी होता जा रहा है और वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। वल्नरेबिलिटी मतलब वही हो गया कि मतलब अगर कोई कुछ भी डेंजर आएगा तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको जो है और यहाँ पे खतरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सोशल एक्सक्लूजन मतलब वही कि गरीब जो है, गरीबों की बस्तियाँ अलग हैं, SC ST जो लोग हैं वो लोग अलग बस्ती में रहते हैं, तो उनको एक तरह से सोशली एक्सक्लूड किया जाता रहा है अभी तक, ठीक है। हालांकि अब ये सब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम नए भारत की तरफ जा रहे हैं, कोई जाति और व्यवस्था ही जो है धीरे धीरे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कुल मिला के यहाँ पे और भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या है। सोशल एक्सक्लूजन जो है एक तरह से कॉज भी है पॉवर्टी का और कॉन्सिक्वेंस भी है, ठीक है। तो पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी होती है और पॉवर्टी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो इसलिए ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आप यहाँ बताया गया कास्ट सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसमें जो है कास्ट को जो है यहाँ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सब बताया यहाँ पे। वल्नरेबिलिटी का मतलब यही है वल्नरेबिलिटी का मतलब यही कि मतलब कि इनकी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो गरीब है, अब जैसे गरीब में भी जो महिलाएं हैं, महिलाएं हो गई, SC ST हो गए, बच्चे हो गए, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि मतलब ये लोग जो है इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले सालों में भी ये गरीब रहेंगे, ठीक है। मतलब कोई अगर गरीब है तो अगर पुरुष है तो वो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन महिलाओं को वैसे ही एक तो दबा के रखते हैं तो वो और नहीं निकल पाएंगे, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गई, ठीक है। प्लस जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको और सोशली एक्सक्लूड करके रखा है, तो इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। ये है कुल मिला के बात, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। और वल्नरेबिलिटी कैसे कैसे अगर आप जो है डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि किसके पास कितने ऑप्शन है। अब जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, जो गरीब लोग हैं उनके पास कम है। अब मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, तो जो गरीब है वो तो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा उसको रिस्क हो जाएगा कि वो और गरीब हो जाएगा, एकदम ही जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा वो। तो अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया तो गरीब जो है अगर मान लीजिए झोपड़ी में रह रहा है, उसकी झोपड़ी भी टूट गई, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा, तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। ये एक यहाँ पे समझने वाली बात है। और यही सब बताया गया कि भैया वल्नरेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आए, अर्थक्वेक आए और जो है आपकी कोई भी ऐसी बुरी सिचुएशन आए, तो जो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वो गरीबों पे पड़ेगा, ठीक है। कि यही लिखा है देखिए कि वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, तब चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, तो दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही सुरक्षा है,
ठीक है। तो जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। रिसेशन आया, मान लीजिए अपर मिडिल क्लास के लोग तो है जो चला ले जाएंगे, लेकिन जो गरीब है अब वो डेली कमाता खाता था, डेली ठेले पे रहता, जैसे कोविड है अभी, कोविड ने आपने देखा लॉकडाउन हुआ तो जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग अपना सैलरी वैली 1-1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं, उनके पास सेविंग रहती है कि मतलब मान लीजिए 1 आध साल नहीं भी कमाए तो चल जाएगा। लेकिन जो आदमी जैसे कोई ठेले वाले हैं, कोई ऑटो वाले हैं, कोई जो है सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ये फूल वाले हैं, ये लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, कैब वाले हैं, तो ये इन लोग को सबसे ज्यादा ये वल्नरेबल लोग हैं। अब उनको मान लीजिए 3 महीने तक लॉकडाउन में लॉक कर दिया सरकार ने, तो इनकी जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, ये लोग और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही जो है डेली कमा रहे थे, डेली खा रहे थे, उनका वो भी छिन गया। तो अगर कंडीशन खराब हुई तो इनकी जो है कंडीशन और खराब हो जाएगी। ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, उसमें भी महिलाएं और ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि उनको वैसे ही पुरुषों के सामने जो है दबा के रखा जाता है। एक जो इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल सोच वाली सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी कुल मिला के। मतलब दुनिया भर में जगह जगह ये पॉवर्टी लाइन की बात करी गई है। मैंने आपको बताया था ये कभी इनकम बेसिस पे होती है, कभी कंजम्पशन बेसिस पे, लेकिन ये आपको एक सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आप जो है उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो आपको ये मिनिमम लेवल यहाँ पे क्रॉस करना होता है कुल मिला के, कि आपकी सभी ज़रूरतें डिफरेंट। लेकिन ये वही बात है कि भैया वो कंट्रीज़ में अलग अलग होती हैं, देश के और समय के हिसाब से ये सब बदलती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि अगर अमेरिका में गाड़ी नहीं है आपके पास तो आप गरीब हो, इंडिया में लेकिन आपके पास खाना पीना नहीं है, नॉर्मल खा नहीं सकते हो, आप जो है भीख मांगनी पड़ रही है, आपके पास हेल्थ जो है नहीं, तो आप गरीब हो। तो जो पॉवर्टी है वो देशों के हिसाब से और जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती रहती है, इसीलिए पॉवर्टी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। और ये जो है जगह जगह बदलती रहती है, हर कंट्री अपना अपना पॉवर्टी लाइन यूज़ करता है अपने हिसाब से कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या जो है वहाँ पे सुविधाएं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे भारत में अगर आप बात करेंगे तो एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ये सब को जो है डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसका जो है क्या प्राइस चल रहा है उससे यहाँ पे मिला के कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट फॉर्मूला जो है आपका डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है, जो प्रेजेंट वही तेंदुलकर और रंगाराजन वाली चल रही है, उसके बाद से तो कोई अभी तक कोई एनालिसिस करी नहीं गई है। कैलोरी वही मैंने आपको बता दिया था कि रूरल एरिया के क्षेत्र में अगर आप मतलब ग्रामीण एरिया में हैं 2400 कैलोरी, उससे नीचे आपको मिल रही है तो मतलब गरीब है। 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे ये अर्बन एरिया में बताया गया था, ठीक है। तो आपकी कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये है। इससे कम है तो मतलब गरीब है, ठीक। और क्योंकि ये इसलिए किया गया क्योंकि भैया रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा करने पड़ते हैं और अर्बन एरिया में कम, और मॉनेटरी जो एक्सपेंडिचर है रूरल एरिया में कम होता है, वहाँ महंगाई कम है और अर्बन एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर पर डे निकाला गया तो 816 रुपये रूरल एरिया में, पर मंथ निकाला गया सॉरी, और अर्बन एरिया में 1000 रुपये पर मंथ, मतलब पर पर्सन की बात कर रहे हैं, ये 2011-12 की बात है। और ये सारी चीज़ें इस हिसाब से यहाँ पे चली, और ये वही मतलब ये फैमिली को अगर 5-5 की फैमिली तो 5000 रुपये हो गया, ठीक है। ये सब सर्वे कौन बनाता है? NSSO बनाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अब यहाँ पे अप्लाई करता है। वर्ल्ड बैंक, क्योंकि अब हर देश की अलग अलग पॉवर्टी लाइन है, तो वर्ल्ड बैंक ने एक अपना बनाया कि वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है वो अपना एक अलग से देता है। लेकिन उससे पहले आपको PPP समझना पड़ेगा। PPP क्या होता है? PPP का मतलब होता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब आपके पास ये एक्चुअली कैसे इसको जो है यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपका एक बास्केट ऑफ गुड लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपको 1 किलो सेब खरीदना है, तो 1 किलो सेब खरीदने के लिए अगर मान लीजिए आपको इंडिया में 100 रुपये लगता है, ठीक है, और अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है मान लीजिए $1 50 रुपये में, तो वो US में $2 ही लगना चाहिए। ये कुल मिला के बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कई सारे देशों की परचेजिंग पावर को यहाँ पे जो है यहाँ पे रिलेटिवली यहाँ पे कैलकुलेट करता है। मतलब कुल मिला के ये इनकम लेवल देख रहा है कि कहाँ पे कितना है ये, ठीक है, देशों का क्या क्या इनकम लेवल है। और इसमें क्या होता है कि ये थ्योरी जो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी की, इसमें एडजस्टमेंट होता है एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया ये एक्सचेंज रेट पे यहाँ पे एडजस्टमेंट करके और उसको एक देश को दूसरे देश के इक्वल लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डॉलर के हिस्से करता है, मतलब कि इसने US के डॉलर को प्रेफरेंस दिया है। तो ये कहता है कि भैया US में जो चीज़ें $1.9 अगर कोई कमा रहा है, समझ रहे हैं आप बात, तो ये US का मतलब बेसिस है यहाँ पे। तो आप ये समझिए कि अगर $1.9 पर डे
पर पर्सन से नीचे कोई कमाता है तो वो मतलब गरीबी रेखा के नीचे है, वो मतलब वो गरीब है। ठीक है, अब उसमें ये समझिए कि $1.9 अगर जो है यूएस में मान लीजिए उससे उसको 1 किलो सेब मिलता है, तो ये है मतलब कुल मिला के कि आपको 1 किलो सेब $1.9 अगर इंडिया की बात करें तो ये फिर कैसे निकाली जाएगी, तो 1.9 इंटू एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है 70 के आसपास, तो 70 इंटू मतलब 130 रुपए आपको पर डे अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो कह रहा है वर्ल्ड बैंक कि आप जो है गरीब हैं। तो अगर आप इससे निकालें तो 30 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 रुपए वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर आपको 4000 रुपए से पर मंथ आप कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया की डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी लाइन की, हमने अभी देखा था रूरल एरिया में 816 रुपए और अर्बन एरिया में 1000 रुपए पर मंथ। तो समझ रहे हैं आप, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है 4000 रुपए का, हम उससे भी काफी नीचे हैं ये। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि होता क्या है ये समझ में आया कि नहीं आपको। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब वर्ड किस लिए यूज करते हैं कि इनकम लेवल कैसा है डिफरेंट कंट्री का, उनको कंपेयर करने के लिए, समझ रहे हैं। तो पीपीपी एक तरह से इजी कर देता है कि कैसा और जो है कितना डेटा है हर एक कंट्री का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे अगर आपने मान लीजिए एक जूते का मतलब पेयर खरीदा, एक जोड़ी जूता खरीदा, ठीक है, और वो इंडिया में उसकी कीमत है मान लीजिए 7000 रुपए। अगर उसकी कीमत 7000 रुपए है तो अगर इसको यूएस में खरीदा जाए, ठीक है, तो इसकी कीमत $100 ही होनी चाहिए, क्योंकि इस समय कितना रेट चल रहा है 70 रुपए पर डॉलर। तो अगर ये $100 ही हुई तो इसका मतलब है ये हुई परचेजिंग पावर पैरिटी। समझ रहे बात आप। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये मतलब एक ऐसा कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, ये एक तरह से ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि क्या अलाउ करता है कि परचेजिंग पावर डिफरेंट कंट्री की जो है डिफरेंट करेंसी है उसमें कैसे रिलेटिवली है ये। ठीक है, तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है जो कि आपको क्या अलाउ करता है कि आप सेम अमाउंट ऑफ जो गुड है वो हर कंट्री में खरीद सकें। समझ रहे बात आप, कि अगर आपने, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपने जूता खरीदा इंडिया में तो वो 7000 का होना चाहिए, यूएस में खरीदेंगे तो $100 का होना चाहिए, कहीं और खरीदेंगे तो एक्सचेंज रेट उसी हिसाब से एडजस्ट होते रहना चाहिए। ये सारी चीजों पे अगर आप देखेंगे तो इसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक अपना पीपीपी के इक्विवेलेंट पे मिनिमम अवेलेबिलिटी मानता है कि $1.9 पर पर्सन पर डे से नीचे जो लोग कमाते हैं वो लोग गरीब हैं। ठीक है, और इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमने उससे भी जो है 1/4 से भी कम में माना है कि हम गरीब हैं। तो ये एक तरह से ये सब यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है, ये इसमें बहुत सारा बवाल हो गया था, फिर रंगाराजन जी को आना पड़ा था। इन्होंने बोला कि भैया रूरल एरिया में आप जो है इतना % है ये, और टोटल यहाँ पे कितने गरीब हैं, करीबन सब मिला के 27 करोड़ के आसपास इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, और इससे ये पता चलता है आपकी हाँ पावर्टी रेशियो घटा तो है और करीबन 22-21% आ गया है 2011-12 के डेटा के हिसाब से, उसके बाद डेटा नहीं आया। और इसमें जो है ये धीरे धीरे घटते रहना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नंबर ऑफ पुअर भी जो है यहाँ पे घटते जा रहे हैं। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब वही हो गया कि भैया जो लोग ज़्यादा यहाँ पे जिनको प्रोबेबिलिटी है कि वो गरीबी बने रहेंगे आगे भी। ठीक है, तो ये वल्नरेबल ग्रुप है। ये निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो भारत में है वो एक समान नहीं है। ठीक है, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। मतलब वल्नरेबल भी कौन कौन लोग हो गए ज़्यादा, SC ST और महिलाएं। इसमें भी जो है ST सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब इनको सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है कि आगे आने वाले टाइम पे गरीब रहेंगे या फिर ये ज़्यादा असुरक्षित हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे तो रूरल, अगर रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल वाले ज़्यादा हैं। और रूरल में भी जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो फार्म लेबर है, मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो छोटे किसानों को अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट पे, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि वो निकाल सकते हैं उनको, वो लोग सही से वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा ग्राफ आपके माध्यम से दिखाया गया है और ये बताया गया है कि वल्नरेबल ज़्यादा ग्रुप कौन है, शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और फिर जो है अर्बन वाले एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो अर्बन कैजुअल लेबर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है।
34% जो है कैजुअल लेबर आपके रूरल एरिया में, और 29% जो है शेड्यूल कास्ट, ये भी जो है गरीब हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, एसटी वुमेन तो उनसे भी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो एसटी जो है, एसटी को छोड़ के बाकी जो 3 ग्रुप हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो गए, अर्बन कैजुअल लेबर हो गया, ठीक है। तो ये कौन कौन से, अनुसूचित जनजाति को छोड़ के जो बाकी 3 समूह हैं, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार, ये लोग की निर्धनता घटती आ रही है, मतलब ये लोग पॉवर्टी से निकल रहे हैं, लेकिन एसटी जो है अनुसूचित जनजाति वाले नहीं निकल पाए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जरूर यहाँ पे बात और है। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप मतलब गरीब भी हैं तो उसमें भी कुछ लोग गरीबी में के एक परिवार में भी ज़्यादा वल्नरेबल है। जैसे जो फीमेल है, अगर जो है लड़की पैदा हुई तो उसको जो है दूध और ये सब चीज़ें नहीं किया जाता है। अगर लड़का पैदा हुआ तो भले ही चाहे जहाँ से जुगाड़ करके उसको दे दिया जाए। और जो इल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं, उनके इतना नहीं उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो लोग और ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए बताई गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब का आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है पावर्टी रेशियो है, 43% शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। और एवरेज जो इंडिया का अगर आप पावर्टी रेशियो निकालेंगे तो करीबन 22-21% है, और शेड्यूल्ड ट्राइब 43% है सब। फिर उसके बाद ये कैजुअल लेबर फार्म वर्कर हो गए, और कैजुअल लेबर नॉन फार्म हो गए, फिर आपके एससी हो गए। तो ये सारी वही सब हिंदी में दिखाया गया है। फिर वही स्टोरी बताई गई है, वही सब चीज़ें हैं कि उनको जो है पूरा ठीक से मिल नहीं रहा है वो, और कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ भी हैं। ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ने खूब मजे ले लिए, ठीक है। इनके किसानों ने खूब अपने आप को डेवलप कर लिया। बाकी जो हैं रीजन्स, जो बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, आपका ईस्टर्न जितना भी है, ये सब इन सब में ज़्यादा उसके बेनिफिट नहीं हो पाए, इसीलिए वो आज भी वहाँ के किसान गरीब हैं। तो ये अंतर्राज्यीय जो ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ हैं, ये भी एक पावर्टी की वजह है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ये। और जैसे भारत में अगर मान लीजिए जो ये लेटेस्ट डेटा नहीं है एक्चुअली, 21.9 समथिंग % है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन से हैं स्टेट, बीमारू, आपने सुना होगा ये टर्म हमेशा यूज़ करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान, यूपी, यहाँ के लोग जो है ज़्यादा गरीब हैं। और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब में, ठीक है। और ये सब यहाँ पे ग्राफ आप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लाइन हुआ है पावर्टी में, कहाँ पे, केरल में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में हुआ है, ठीक है। और जो पंजाब और हरियाणा है, इन्होंने भी अपनी जो है पावर्टी, गरीबी यहाँ पे कम करी है। केरल ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, उसका फ़ायदा मिल रहा है। केरल में जो है एमएमआर भी बहुत कम है, आईएमआर भी बहुत कम है, ये सारी चीज़ें। वेस्ट बंगाल में क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म के जो मेजर लिए गए हैं उसकी वजह से पावर्टी घटी है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको यहाँ पे बहुत इंप्रूव किया गया है, इसलिए पावर्टी घट रही है। ग्लोबल पावर्टी सिनारियो मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड बैंक अब मानता है पीपीपी बेसिस पे $1.9 से पर डे अगर उससे कम कोई कमाता है, यानी कि वो गरीब है। सिंपल बात ये है, ठीक है। और ये माना गया है, ये अभी जो है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अब ये 36% 1990 में थी। अब ये पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 10% रह गई थी पावर्टी। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 10% अभी भी जो है यहाँ पे पावर्टी में है, निर्धनता में है। 2015 का डेटा है ये, ठीक है। और ये मतलब सब्सटेंशियल डिक्रीज हुआ है हालांकि निर्धनता में, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे अभी भी रीजनल डिफरेंस बना हुआ है। पावर्टी जो है चाइना में काफ़ी कम की गई। चाइना में जो पावर्टी कम करने का रीज़न वही मैन्युफैक्चरिंग बूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में भी करी गई है और हो गई है मतलब कम ये, लेकिन सब सहारन और ये सब जो है रीजन अभी भी बहुत यहाँ पे गरीब रहते हैं। जैसे साउथ एशिया हो गया आपका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये सब में, इसमें भी जो है यहाँ पे हुआ है। हालांकि पुअर लोग कम हुए हैं, लेकिन जो सब सहारन रीजन है वहाँ पे बहुत है। ये सब कुछ डेटा दिया है, ये पावर्टी यहाँ पे रेशियो दिया है कुछ स्टेट का, ये लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से पूरे इंडिया की पावर्टी लेवल कितना है, 21.92%। ये दिख रहा है आपको, ये सबसे नीचे ये दिख रहा है कि नहीं, ये चीज़ ये इंडिया का लेवल है। और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी का जो है अगर आप देखेंगे 40% करीबन छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी का परसेंटेज आपका ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बिहार से भी ज़्यादा। और सबसे कम है आपका गोवा में। ये एक फिगर देखना जरूरी था, ये मैंने नीति आयोग की साइट से निकाला है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वही जो मैं बता रहा था, सब सहारन में तो ये भी कमी आई है, 51% से घट के 41% हो गई है। लैटिन अमेरिका में वही रहा है, तो मतलब हर जगह तो हो रही है, लेकिन ये जो है ये कुछ रीजन ऐसे हैं अभी यहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये टोटल जो है ये हेड काउंट की कैसे क्या है। पावर्टी जो एक $1.9 से कम में रहती है। नाइजीरिया में करीबन 54% लोग हैं, बांग्लादेश में 14.8%, इंडिया में करीबन 21% हो गए, और पाकिस्तान में 4% सिर्फ, ठीक है। फिर चाइना में 0.7%, ब्राज़ील, फिर इंडोनेशिया, फिर श्रीलंका। तो ये सब, ये देखिए आप, ये एक मैप दिखाया गया कि देखिए ये चाइना, तो चाइना ने कैसे तेज़ी से अपनी पावर्टी कम कर ली, ठीक है। ईस्ट एशिया पैसिफिक को देखेंगे आप, तो ये ईस्ट एशिया पैसिफिक ये भी कम कर रहा है। सब सहारन रीजन ये अभी भी बहुत ऊपर बना हुआ है, देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर टंगा हुआ यही है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं पे है अभी भी। लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, इन लोगों ने भी अपना जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। साउथ एशिया ने भी इंप्रूवमेंट किया, लेकिन सब सहारन वाले रीजन में, अफ्रीका वाले में आज भी गरीबी बहुत ज़्यादा विद्यमान है। वही सब चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सब सहारन अफ्रीका में, देखिए आज भी सबसे ज़्यादा सब सहारन वाला जो अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर ये आपका लैटिन अमेरिका और इसमें है, और ये ईस्ट एशिया पैसिफिक में भी हैं। तो इस तरह से ये गरीबी का वो है। क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो है ये मैंने आपको शुरू में ही पूरे एक साथ बता दिए थे। अब कोई आपको कमेंट करिएगा और उसमें से सारे कॉजेज लिखेगा। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको ये लिखना है, पूरा कमेंट करके देखें कौन लिख पाता है। अभी तक जो समझ गए होंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं आपके पॉवर्टी के, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉवर्टी के, ठीक है। कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज जरूर लिखिएगा। ये मैं आपको शुरू में मैंने पूरा समराइज जब किया था कि भैया ब्रिटिश पॉलिसी हो गई, लो लेवल ऑफ ग्रोथ हो गया, ठीक है, और जो यहाँ पे डिस्करेज किया गया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ब्रिटिश पॉलिसी ने यही सब तो किया था। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बढ़ाई थी, जो यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उनको ख़त्म ही तो किया है। तो ब्रिटिश ने किया क्या है, जो भी चीज़ बनाई है रेलवे सब अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी। लो रेट इतने दिनों तक रहा था, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, आपको याद है, ये जो है हिंदू ग्रोथ रेट भी बोला जाता है। देखते हैं आप, विकीपीडिया में लिखा हुआ है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता है ये। और 1950s से 1980s तक जो लो ग्रोथ रेट हुई है इंडिया की, उसके बेसिस पे अगर आप देखें, इसके हमारे अगल बगल जो साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री थे, उनको एशियन टाइगर्स बोला जाता है, काफ़ी तेज़ी से तरक्की की थी। एक इंडियन इकोनॉमिस्ट था राजकृष्णा, उन्होंने ये टर्म जो है यहाँ पे कॉइन किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो लो ग्रोथ की वजह से जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती गई हैं, और आय की वृद्धि जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होती गई, तो लोग ज़्यादा हो गए हैं, जॉब कम हो गई हैं, इस चक्कर में और जो है गरीबी बढ़ती आ रही है। गरीबी मैंने बताया था इंटरकनेक्टेड है सबसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे वही बताया कि भैया दो तरह से फेलियर हुआ है। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल को हम नहीं अभी तक इफेक्टिवली कर पाए हैं, दूसरी बात हमारा ग्रोथ नहीं हो पाया है। तो ग्रोथ तो अभी आने वाले में अगर आप देखेंगे टाइम में, कोविड की वजह से ग्रोथ तो होना नहीं है, तो पॉपुलेशन को भी ऐसे कोई मार तो नहीं सकते हैं। पॉपुलेशन को एज ए एसेट डेवलप करना है हमको, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, लेकिन आगे के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे बिल की ज़रूरत जरूर है, यहाँ पे महसूस की जा रही है। चाहे इकोनॉमी पढ़ लें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ लें, सब जगह यही डिमांड हो रही है। और जैसे जैसे ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यहाँ पे स्प्रेड करने की ज़रूरत है। और ये मतलब इसमें जॉब्स तो कई सारी क्रिएट हुई हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी है, इस समय 49% हो गई है, ठीक है। कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ पार्ट जो इंडिया के हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहीं पे हो पाई है, हर जगह नहीं हो पाई है। और वो भी ये पब्लिक और प्राइवेट में इतना ज़्यादा ये जो है बढ़ा नहीं है, और यहाँ पे जॉब की जितनी डिमांड है उसको सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आगे चलते हैं यहाँ पे। और जब ये लोगों को यहाँ पे गांव में जॉब नहीं मिलती तो अर्बन एरिया की तरफ मूव हो जाते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो रह नहीं पाते हैं, फिर वहाँ स्लम्स में रहने पड़ लगते हैं। वहाँ पे और पॉवर्टी आती है। मैंने बताया था ना, पॉवर्टी होगी, लोग जो है पहले तो यहाँ पे गाँव में थे, गाँव में उनके पास लैंड नहीं था, कोई काम नहीं दे रहा था, तो शहरों की तरफ मूव करे, वहाँ पे कुछ कैजुअल लेबर मिल गया, कुछ जो है वहाँ पे मिला, लेकिन वहाँ पे फिर रहने को नहीं मिला, तो रहने के लिए फिर वो अर्बन स्लम्स में जाके रहने लगे। स्लम्स में और गंदगी है, और वहाँ पे जो है अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, खाना नहीं खिला पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो वो लोग और बीमारी में चले जाएंगे, और इकोनॉमिक में ट्रैप में फंसते जाएंगे, फिर और पुअर होते जाएंगे। तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है।
और एक रीज़न ये भी है कि जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को इतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इशू उठा रहा है ये एनसीईआरटी। और कई सारे हालांकि हमने इनिशिएटिव लिए थे लैंड रिफॉर्म, जिससे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेट का रूरल एरियाज में वो किया जाए, लेकिन वो इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। और लैंड रिसोर्सेज अभी भी बहुत बड़ा कॉज है अगर आप देखेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया के जो है गाँव का तो देश ही है, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी का नहीं हो पाया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कभी भी मेंस आंसर लिख रहा हूँ और कभी भी किसी पॉलिसी के बारे में कुछ बात करनी हो, तो एक इंडिया में सबसे एक गोल्डन पॉइंट है कि किसी भी चीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये आप हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनको मनी चाहिए होती है, फिर वो चुका नहीं पाते हैं, 25-25, 30% ब्याज पे लेते हैं, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो जो है कई सारे इसके लिए सरकार ने मेजर भी लिए हैं। हालांकि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी दिनों से एजेंडा रहा है, उसके लिए जो है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का लिए भी फोकस किया गया है और कई सारे टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, ठीक है। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखेंगे तो पहले जो है पॉवर्टी को कम करते करते और ये इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ भी अभी लेटेस्ट काफ़ी फास्ट थी, कोविड के चक्कर में थोड़ा यहाँ पे जरूर यहाँ पे हुआ है। यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि क्या क्या जो है प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं। ग्रोथ रेट देखिए 1970, 60, 80 तक तो 3-4-5% रही थी, फिर उसके बाद और बढ़ाते गए। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो नई नई इंडस्ट्री आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नए नए लोगों को जॉब मिलेगी, लोग जॉब करेंगे तो और इकोनॉमी में खर्चा करेंगे, और डिमांड क्रिएट होगी, और ज़्यादा जो है नई इंडस्ट्री आएंगी उससे। इसीलिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है पॉवर्टी अगर ख़त्म करना है तो, ठीक है। लोगों के पास पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, गर्ल चाइल्ड को भी भेजेंगे ताकि उनको रिटर्न मिले, और मतलब शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। ये सब हम सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं। और मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ से हालांकि ज़्यादा फायदा जो है रिच लोगों का ही होता है, लेकिन पुअर भी कुल मिला के, क्योंकि रहते इंडिया में ही हैं, अगर जो है अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है यहाँ पे, उनको जो है लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन हालांकि इनइक्वालिटी इससे और बढ़ती है, लेकिन कम से कम पॉवर्टी से वो लोग निकल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी मतलब डायरेक्ट बियरिंग जो होती है वो भी पॉवर्टी पे होती है, क्योंकि कई सारे लोग जो है विलेज पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं वो। तो अगर मतलब सारे प्रयास करे जाएं कि उनके जो छोटे किसान हैं उनको बाकायदा टाइम पे लोन मिले, जो है सीड मिल जाए, ये सब चीज़ें करी जाए तो आराम से जो रूरल एरिया में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मनरेगा यहाँ पे एक लाया गया था कानून 2009 में। अच्छा ये बताइए, पहले इसका नाम था नरेगा 2005 में, फिर इसको मनरेगा कब किया गया, किस सन में किया गया था, जल्दी से बताइए। तो ये भी एक तरह से आपका एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ही है। इसमें बोला गया था 100 दिन का ये जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे हर हाउस होल्ड को 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में, और वो उसका एम क्या रहेगा, डेवलपमेंट करना जो कि सस्टेनेबल होगा, और जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी तरह से सोसाइटी में जो है अच्छे एसेट क्रिएट करे जा सकें। उसमें मनरेगा को इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करती है। कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बैंड है, ठीक है। उद्देश्य क्या था, सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। हालांकि मनरेगा में कितना काम होता है ये तो लोग जानते ही हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि भैया 1/3 जो जॉब है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, ये एक अच्छी चीज़ थी। इसने एक 220 करोड़ जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेज क्रिएट किए थे, करीबन 5 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे दिया गया था। SC ST वुमेन का परसेंट इस तरह से, SC का 23%, ST का 17% और वुमेन का 53% है। तो ये कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, और ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं। ये जिस हिसाब से जो भी महंगाई है तो इसके पर डे जो है कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये जैसे 281 आपकी हरियाणा में है, 168 जो है बिहार झारखंड में, तो मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इकाई गई थी 1993 में। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको, युवाओं को, वहाँ के युवाओं को स्वरोजगार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर यहाँ पे प्रदान करना, ठीक है। फिर एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया 1995 में, उसमें भी स्वरोजगार पे फोकस किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख नए रोजगार के अवसर यहाँ पे मतलब सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण ग्राम जयंती
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का आरंभ किया गया 1999 में। तो ये एक्चुअली योजनाओं के ईयर जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर उसमें फिर ये एक और आई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से प्रारंभ हुई। तो ये धीरे धीरे कई सारे यहाँ पे प्रयास किए गए हैं। अंत्योदय अन्न योजना, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे खड़े हैं, समझ रहे हैं आप। अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला है उसका उदय करो, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है ये। और उसका सिंपल बात वही है, पावर्टी के लिए कि वो स्वरोजगार करें, अपना कुछ एम्प्लॉयमेंट करें, तो धीरे धीरे पावर्टी से दूर जाएं, उनको जो है और खाना वाना फ्री में देते हैं अंत्योदय योजना में, 4th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। प्लस उसके अलावा मतलब मिले जुले परिणाम हुए, कोई बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ। सिंपल बात वही है कि भैया लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग नहीं कर पाए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हमने देखा, अभी अगले वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे फूड सिक्योरिटी जो है कनेक्टेड है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, और उसको कैसे टारगेटेड किया गया है। तो अच्छी नीयत के बाद भी इन योजनाओं के जो लाभ हैं उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाया जो निर्धन है, और अभी भी गरीबी यहाँ पे विद्यमान है। चैलेंजेस क्या क्या हैं कि भैया गरीबी थोड़ी बहुत हटी तो है, लेकिन डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, उनको यहाँ पे दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है आर्थिक समृद्धि जैसे जैसे होगी, जनसंख्या विकास में गिरावट आएगी, मतलब कुल मिला के यहाँ पे सारा जो है सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, राज्य सरकारों के साथ मिलके, और ये इफेक्टिवली यहाँ पे सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और अगर इकोनॉमिक यहाँ पे ग्रोथ जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ग्रोथ होगी, और प्लस जो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। प्लस जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं, जो जैसे कि डेब्ट वाला जो है मनी लेंडर में लोग फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रयास उठाने पड़ेंगे। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो पहले वाले मतलब समझ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आपने देखा, तो ये जो है सारा चीज़ें करेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे पावर्टी की डेफिनेशन में भी यहाँ पे बदलाव करना जरूरी है। ऑफिशियल डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि भैया ये मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, रादर देन रीजनल, यहाँ पे रीजनल होना चाहिए कि मतलब अगर आदमी है, जो व्यक्ति है, वो रीजनल लाइफ अपनी जी सके, ठीक है। उसके लिए कई सारे स्कॉलर इसको डेफिनेशन को भी बदलते आ रहे हैं कि भैया एजुकेशन भी होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, रहने के लिए होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तब जाके जो है पावर्टी हटेगी। और वर्ल्ड वाइड अगर एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो जैसे ऐसे जो है ये अगर आप देखें तो यहाँ पे निर्धनता जो उन्मूलन है हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, इसमें जो है टारगेट यहाँ पे डायनामिक होते हैं, वो बदलते जाते हैं। तो हम धीरे धीरे जो है इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, कैसे इसके लिए सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। वही सब बताया कि भैया ये एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें समरी हो गई। पावर्टी की बहुत सारी डेफिनेशन है, पावर्टी लाइन होता है, सब मैंने बता दिया है आपको। अब आप पूरी तरह से जो है यहाँ पे तैयार है पावर्टी के लिए, पावर्टी के लिए नहीं, मतलब पावर्टी को डिफाइन करने के लिए, पावर्टी के लिए कोई ना हो तैयार। तो ये अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, पावर्टी अब ये ह्यूमन पावर्टी में हो गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे और ब्रॉड बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर है फूड सिक्योरिटी।